स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। एक IIM के स्टूडेंट के लिए कितना आसान था और कितना चैलेंजिंग था, मतलब या तो आसान ही होगा या फिर बहुत ही चैलेंजिंग होगा आपके लिए कि आपने UPSC एग्जाम को क्रैक किया। ये चीज़ दिमाग से निकालनी होगी कि आप कहाँ से आए हो, आपने क्या अचीवमेंट्स निकाले हैं, बिकॉज यहाँ पे इट्स अ वेरी ट्रेडिशनल एग्जाम और आपको वो सेम प्रोसेस से गो थ्रू करना पड़ेगा, आपको उतना पढ़ना पड़ेगा, सारे डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करने पड़ेंगे। पहले वो एस्पिरेंट, फिर उसके लिए स्ट्रगलिंग लाइफ, फिर उसके बाद जाके उसको सक्सेस मिलती है और बहुत से ऐसे होते हैं जिनको सक्सेस नहीं भी मिलती है। मुझे कोई गाइडेंस नहीं था सिविल सर्विसेज का शुरुआत से ही, तो जो भी इंफॉर्मेशन मिली वो इंटरनेट के थ्रू मिली, कुछ कॉलेज के सीनियर्स थे उनके थ्रू मिली। कौन सी एक चीज़ सही रहेगी कि आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स देकर आप एक अपना करियर बनाइए या फिर उसको ड्रॉप करके अपना प्लान B की तरफ मुड़ जाइए? एग्ज़ाम टफ है, हम जानते हैं, और आप अपने लेवल पे आप जर्नी में कितना इंप्रूवमेंट कहाँ पे कर रहे हो वो आप जानते हो। जब तक आपको एक क्लैरिटी है कि आप इम्प्रूव कर रहे हो, आप सही दिशा में बढ़ रहे हो, तब तक आई थिंक यू शुड गिव योर अटेम्प्ट्स। जहाँ आपको लगे कि नहीं अभी सैचुरेशन है और अभी थोड़ा सा पॉज लेके कुछ लाइफ में इंट्रोस्पेक्ट करने की बारी है, तो प्लीज़ पॉज लीजिए, फोकस ऑन योर प्लान B। काफ़ी सारे बच्चों को भी लगता होगा जिस समय पे वो आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं वो बहुत प्रेशराइज फील भी कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको सब कुछ उसी समय लिखना है और आपकी एक तरीके से जो मेंटली आप प्रिपेयर कर रहे हो वो सब प्रेजेंट हो जाएगा। मैंने 4 मेंस लिखे हैं, तो मुझे इतना तो आइडिया था कि 1-2 आंसर से गेम ऊपर या नीचे या चेंज तो नहीं होता है, तो उसके चक्कर में जो बाकी पेपर्स हैं उस पर उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। एग्जाम में एज अ प्रोफेशनल आए हो, आप एस्पिरेंट हो, आपने इतने साल तैयारी की है, तो जस्ट बी प्रोफेशनल विद एग्जाम विदाउट अटैचिंग टू मच इमोशंस टू द क्वेश्चंस। जो भी आपने पढ़ा आप लिखिए, लास्ट क्वेश्चन तक लिखिए, उसके बाद फिर सोचिए कि ओवरऑल कैसा रहा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राधिका गौर, मैं इंडियन इकोनॉमी की फैकल्टी हूँ स्टडी IQ पर। आज हमारे साथ पॉडकास्ट में जुड़े हुए हैं सिद्धार्थ सिंह जी, जिनकी रैंक आई है 143rd इन 2024 UPSC एग्जाम्स। सो वेलकम टू द पॉडकास्ट एंड वेलकम टू द टॉपर्स टॉक। थैंक यू सो मच मैम। मेनी कांग्रेचुलेशंस, आपका IAS क्लियर हुआ है और आपकी सेकेंड टाइम लिस्ट में नाम आया है जी। आपकी सीधा प्रमोशन हुई है IPS से सीधा IAS के लिए। थैंक यू सो मच मैम। मैं चाहूँगी कि आप अपनी जर्नी को बताएं और आप अपना थोड़ा बैकग्राउंड बताएं बच्चों को। जी मैम, मैं कानपुर से हूँ मैम। आई डिड माई स्कूलिंग वहाँ से। उसके बाद जैसे सभी इंजीनियरिंग करते हैं तो मैंने भी इंजीनियरिंग का अटेम्प्ट दिया और मेरा एडमिशन मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद में हुआ। तो वहाँ पे मैंने इंजीनियरिंग की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से, और वहीं कैंपस प्लेसमेंट हुई मेरी वेराइजन में। वो एक अमेरिकन कंपनी है जिसका IT आर्म चेन्नई में बेस्ड है, इंडिया में। तो वहाँ पे एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करते करते फिर दोस्त लोग कैट की तैयारी कर रहे थे, तो मैंने भी कैट की तैयारी की और कैट का अटेम्प्ट दिया। तो कैट के थ्रू फिर मेरा एडमिशन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर में हुआ। तो फिर 2 साल वहाँ पे MBA किया और MBA करते करते वहीं पे मेरा झुकाव UPSC की सिविल सर्विसेज की तरफ हुआ। और उसके बारे में पता करने के बाद जैसे ही वहाँ से MBA हुआ, वहाँ से फिर आई वेंट टू इंडियन ऑयल मुंबई में जॉब करते करते फिर साथ में तैयारी करने का प्लान था, बट तैयारी हो नहीं पाई बिकॉज द नेचर ऑफ द जॉब वाज थोड़ा सा हेक्टिक। तो फिर वहाँ से रिज़ाइन करके आई स्टार्टेड माई सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन जर्नी। तो वो शुरू हुई और तब से फिर अभी यहाँ तक का सफ़र रहा है जर्नी का। हाँ, एक जैसे बच्चे का सफ़र होता है सर कि पहले वो एस्पिरेंट, फिर उसके लिए स्ट्रगलिंग लाइफ, फिर उसके बाद जाके उसको सक्सेस मिलती है और बहुत से ऐसे होते हैं जिनको सक्सेस नहीं भी मिलती है। जी। तो ये पूरी एक एस्पिरेंट की जर्नी रहती है। जी। आपने कहाँ तैयारी की थी? आपने करोल बाग में की थी या फिर जैसे नाम वहीं का मशहूर है, या फिर आपने अपने होम टाउन से किया था? मुझे कोई गाइडेंस नहीं था सिविल सर्विसेज का शुरुआत से ही, तो जो भी इंफॉर्मेशन मिली वो इंटरनेट के थ्रू मिली, कुछ कॉलेज के सीनियर्स थे उनके थ्रू मिली, कुछ साथ के दोस्त जो तैयारी कर रहे थे। तो फिर 1 साल आई केम टू दिल्ली, 1 साल दिल्ली में रह के यहाँ पे बेसिक फाउंडेशन कोर्स और ऑप्शनल का फाउंडेशन वो सब करके आई बिकेम अवेयर ऑफ व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी। वो करके फिर जैसे ही वो ख़त्म हुआ फिर आई वेंट बैक कानपुर में। फिर कानपुर में घर पे ही एक लाइब्रेरी ज्वाइन की और तब से पूरी तैयारी घर से ही हुई मेरी। तो सर आपने बताया आप कानपुर से बिलोंग करते हैं। जी। तो आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में कोई ऑलरेडी था UPSC एग्जाम दे चुका हो जो IAS हो या IPS हो और उनसे आप इंस्पायर हुए, या फिर घर वालों ने एकदम प्रेशर करा कि नहीं आपको IAS बनना पड़ेगा? नहीं मैम, घर वालों ने कभी किसी चीज़ का प्रेशर नहीं दिया, बट मेरी कोई फैमिली में UPSC सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम निकाला हुआ नहीं है कोई। ओके। तो बट माई फादर वॉज इन द फॉरेस्ट सर्विस, वो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर से ही स्टार्टेड हिज जॉब UP फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, एंड देन ही सब्सिक्वेंटली गॉट प्रमोटेड।
तो वो बचपन में उन्होंने मेरे को एक्सपोजर दिया था कि व्हाट इज़ सिविल सर्विस, व्हाट इज़ IAS। जैसे आई रिमेंबर स्कूल में जब टीचर लोग पूछते हैं ना व्हाट डू यू वांट टू बिकम, तो हम बोलते हैं कि कोई क्रिकेटर, कोई टीचर, कोई पायलट, कोई डॉक्टर। तो मैंने भी कुछ बोल दिया। फिर शाम को जब डैडी से बात हो रही थी तो मैंने बताया, तो उन्होंने कहा कि अगली बार पूछे तो बोलना है कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो उस टाइम तो पता ही नहीं था ये क्या होता है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, मैं बोल भी नहीं पाता प्रॉपर्ली। बट IAS जो टर्म है उसका एक्सपोजर तब मिला था। सब्सिक्वेंटली जब तैयारी की इंजीनियरिंग की, तब तक दिमाग में नहीं था कि IAS करना है। हाँ, मेरे मम्मी और पापा ये ज़रूर बोलते थे कि वो भी एक फील्ड है जो बहुत ही रेप्यूटेड फील्ड है, उसमें बहुत कुछ कर सकते हो, सर्विस एंड एवरीथिंग। तो मुझे था कि बट उसके बारे में इतना सुना था तो मुझे ये लगता था कि जब तक आप 100% कन्विंस नहीं हो इसमें कि क्यों करना चाह रहे हो और क्या रीज़न है, आप वो उसमें 100% अगर कन्विक्शन नहीं है तो फिर उसमें जाने का फ़ायदा नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी इट इज़ वेरी टफ। तो वो जो कन्विक्शन आया वो थोड़ा लेट आया लाइफ में, MBA के दौरान आया। तो प्रेशर नहीं था, बट देन आई माई सेल्फ डिसाइडेड कि मुझे सिविल सर्विसेज देना है। तो उस टाइम मेरी जॉब थी। मैंने घर वालों से बोला कि मुझे रिज़ाइन करके तैयारी करनी है, तो उन्होंने कहा फुल 100% सपोर्ट है। तो जब उन्होंने बोला तो फिर मतलब फैमिली का आपका पूरा सपोर्ट रहा है। जी, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता। जी इसमें आप यानी कि लकी रहे हैं। जी, मैं बहुत लकी रहा हूँ, क्योंकि आप जब तैयारी करते हो तो आप 100% डिपेंडेंट हो जाते हो, और इमोशनल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल सारे सपोर्ट फैमिली शायद वो आपको उस तरह का सपोर्ट वही प्रोवाइड कर पाती है। एंड मैं ये भी कहता हूँ कि हम लोग की जो भी सक्सेस है, इट इज़ नॉट इंडिविजुअल सक्सेस, इट इज़ अ कंप्लीट फैमिली सक्सेस। सर, आपने बताया कि आप IIM से पढ़े हुए हैं। जी सर, वो एक मैनेजमेंट के हर एक स्टूडेंट का एक ड्रीम रहता है वहाँ पर जाना। जी। तो एक IIM के स्टूडेंट के लिए कितना आसान था और कितना चैलेंजिंग था, मतलब या तो आसान ही होगा या फिर बहुत ही चैलेंजिंग होगा आपके लिए, कि आपने UPSC एग्जाम को क्रैक किया, वो भी मल्टीपल टाइम्स आपने प्रीलिम्स क्लियर किया, फिर मल्टीपल टाइम्स आपने मेंस लिखा, फिर उसके बाद आपने इंटरव्यूज इतनी बारी दिए। मैम, पहले तो अगर कोई भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है ना, तो वो कहाँ से आया है वो और वो क्या है, उसे दिमाग से निकालना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। ओके। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम इज़ अ ग्रेट लेवलर अक्रॉस डिसिप्लिन्स, अक्रॉस एज ग्रुप्स, अक्रॉस इंस्टीट्यूट्स। कुछ साल पहले जब मैंने एक लिस्ट देखी थी, उसमें ऑल इंडिया रैंक 1 शायद IIT बॉम्बे के थे, और ऑल इंडिया रैंक 3 कोई प्राइवेट बेसिक से कॉलेज के थे, और दोनों साथ में बैठ के इंटरव्यू दे रहे थे, एंड दैट वाज वेरी वेरी इंस्पायरिंग। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ दिमाग से निकालनी होगी कि आप कहाँ से आए हो, आपने क्या अचीवमेंट्स निकाले हैं, बिकॉज यहाँ पे इट्स अ वेरी ट्रेडिशनल एग्जाम, और आपको वो सेम प्रोसेस से गो थ्रू करना पड़ेगा, आपको उतना पढ़ना पड़ेगा, सारे डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करने पड़ेंगे। और अगर आपके दिमाग में रहेगा कि मैं इधर से हूँ या उधर से हूँ, तो वो हिंड्रेंस ज़्यादा क्रिएट करेंगे रादर देन फैसिलिटेट करते हैं। तो IIM में जाना वाज उस टाइम मैम पता नहीं था लाइफ। तो आपको उससे सब मतलब काफ़ी सारी हेल्प मिली या फिर? जी, हेल्प मिली बहुत। वहाँ पे रहने से जो एक तो प्रेशर्स को डील करने का तरीका में आता है, इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप होती हैं जो इंटरव्यू में हेल्प करती हैं। एब्सोल्युटली सर। प्लस आपको जब आप मैनेजमेंट करते हो तो आपको दुनिया का काफ़ी आइडिया मिलता है कि कौन से बिजनेसेस, कौन सी फील्ड्स में क्या क्या काम हो रहे हैं। वहाँ पे हमारे सब्जेक्ट्स मार्केटिंग से लेके बिजनेस पॉलिसी से लेके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और फिनेंस, सब कुछ था, ऑब्जर्वेशनल ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। तो उससे फिर एक जब आप पढ़ाई फिर UPSC की करते तो उससे एक वो फैसिलिटेट करता था कि आपको समझ में आता था कि इकोनॉमीज कैसे काम करती हैं। गवर्नमेंट में भी जो आप कॉर्पोरेटाइजेशन की जो बात करते हैं आप PSU से स्पेसिफिकली, तो समझ में आता था कि कौन कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकती है, कौन कौन सी नहीं हो सकती। तो डेफिनेटली वो जो वहाँ की पढ़ाई और एक्सपोजर था वो बहुत हेल्प किया यहाँ पे। लेकिन दिमाग में अपने बैक में रखेंगे कि नहीं मैं IIM से हूँ तो मुझे ये निकालना ही चाहिए, तो वो चीज़ इज़ अ बिग हिंड्रेंस, वो चीज़ निकालनी पड़ती है। सर, वैसे अक्सर लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि आपको 2 अटेम्प्ट देने चाहिए, लास्ट हो गया आपके 3 अटेम्प्ट्स आपको देने चाहिए। पर मैंने अभी का जो देखा है, जो फर्स्ट रैंकर भी हैं उनके भी आई थिंक 5th अटेम्प्ट में ही क्लियर हुआ, और बहुत सारे मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद ही क्लियर कर पाते हैं और अच्छी एक रैंक ले पाते हैं, अच्छी एक पोजीशन ले पाते हैं। तो कौन सी एक चीज़ सही रहेगी कि आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स देकर आप एक अपना करियर बनाइए, या फिर उसको ड्रॉप करके अपना प्लान B की तरफ मुड़ जाइए? नेचर ऑफ द एग्जाम इज सच कि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबिलिटी तो रहती है। तो अगर आपके पास प्लान B है कुछ, तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड समथिंग टू फॉल बैक ऑन, कि आपके पास प्लान B है तो आपको एक मेंटल सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती है। हालांकि ये इसको कॉन्क्रिटाइज करना है कि आप 2 अटेम्प्ट दो और फिर प्लान B की तरफ चलो, या 4 अटेम्प्ट दो तब प्लान B की तरफ चलो, वो मुझे लगता है इज नॉट नेसेसरी सिंप्लीफिकेशन। वो मतलब इट कैन बी अवॉइडेड, बिकॉज देखिए एग्ज़ाम टफ है, हम जानते हैं, और आप अपने लेवल पे आप जर्नी में कितना इंप्रूवमेंट कहाँ पे कर रहे हो वो आप जानते हो। Absolutely. अगर आप
से फॉर एग्जांपल आपके 2 अटेम्प्ट्स हुए और आपको स्टिल लगता है कि आप में इम्प्रूवमेंट बहुत सारा का स्कोप है, कुछ किसी सब्जेक्ट में ऑप्शनल में है या किसी सब्जेक्ट में है, कोई दिमाग में आपके बिठा दे कि 2 अटेम्प्ट के बाद आप बैकअप पे फोकस करो, तो आप 100% अपना उस अटेम्प्ट पे फोकस नहीं कर पाओगे, जो कि काउंटर प्रोडक्टिव होगा। हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो अपने 6th अटेम्प्ट में जिन्होंने निकाला है, तो ऑब्वियसली दे वर इम्प्रूविंग और कहीं ना कहीं उन्होंने इम्प्रूवमेंट करके निकाला है। आई एम वेरी श्योर कि प्लान बी शुड बी देयर, बिकॉज कई बार इस जर्नी में लोग लॉस्ट हो जाते हैं। कई बार लोगों ने इतना सैक्रिफाइस किया होता है कि उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बट उसे इस तरह से बोलना है कि आप 2 अटेम्प्ट दे दीजिए या 3 अटेम्प्ट दे दीजिए और फिर बैकअप पे चलिए, नहीं। आई थिंक जब तक आपको ये क्लैरिटी है कि आप इम्प्रूव कर रहे हो, आप सही दिशा में बढ़ रहे हो, तब तक आई थिंक यू शुड गिव योर अटेम्प्ट्स। जहाँ आपको लगे कि नहीं अभी सैचुरेशन है और अभी थोड़ा सा पॉज लेके कुछ लाइफ में इंट्रोस्पेक्ट करने की बारी है, तो प्लीज़ पॉज लीजिए, फोकस ऑन योर प्लान बी एंड देन गिव योर प्रिपरेशन। थोड़ा सा ब्रेक लेके, तो वो इनर्शिया ब्रेक करना ज़रूरी होता है, उसके लिए प्लान बी पे अगर आप काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। सर आपने जिस तरीके से बताया अभी, तो आपने खुद ने काफ़ी बार प्रीलिम्स निकाले हैं, 4 बारी तो आपने मेंस लिखे हैं और उसके बाद आपने 3 बार इंटरव्यू दिए हैं। तो सर प्रीलिम्स के लिए आप क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करते थे? मुझे लगता था कि आप पढ़ोगे तो आप वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, तो मेरा फोकस ज़्यादा रहता था कि सिलेबस कंप्लीट करने में, जो पता नहीं क्या होता है बट सिलेबस होता है कुछ, तो और वो इतना वाइड होता है, वो कभी मतलब सिमटता ही नहीं है। तो हाँ, तो सिलेबस ये भी ख़त्म करना है, वो भी ख़त्म करना है, ये जब सब कुछ पढ़ लेंगे तो मोस्टली क्वेश्चंस वहाँ पे आंसर कर लेंगे। ये थॉट प्रोसेस थी जो बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि प्रीलिम्स का नेचर ऑफ प्रीलिम्स इज सच कि अगर आप 10 बार भी कोई चीज़ पढ़ लोगे ना, वहाँ पे वो इस तरह से पूछेंगे कि शायद आपको आती हुई चीज़ गलत कर दो या नहीं आती हुई चीज़ सही भी कर सकते हो। हाँ, एंजाइटी और प्रेशर भी इस हॉल में बहुत होता है। फिर उसके बाद ये रियलाइज़ हुआ, और फिर कुछ लोगों से बात की तो ये रियलाइज़ हुआ कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस, उतना फ़ायदा होता है। बिकॉज प्रीलिम्स का इंटायर गेम इज़ अबाउट हाउ डू यू अप्लाई योर ऑलरेडी नो नॉलेज, कि किस बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। तो फिर 2020 में मैंने पहली बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था, और उस टाइम मैंने बहुत क्वेश्चंस लगाए थे। लाइक आई स्टार्टेड टेस्ट सीरीज के अटेम्प्ट्स करना, और जब अटेम्प्ट भी करता था तो उस टाइम सिर्फ ये देखना कि मार्क्स कितने आ रहे हैं, ये देखना कि मेरे कितने सही हो रहे हैं, वो इररेलेवेंट है। फोकस इस पे करिए कि जो आपको लग रहा था आपकी, जिस वजह से आपके क्वेश्चन सही है, वो सही है कि नहीं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है कि नहीं। अगर कोई चीज़ नहीं आ रही है तो उसका सिनॉप्सिस पढ़ के उसे समझिए। नोट्स बनाइए कि जैसे मॉक्स लगाते टाइम 3 टाइप की मिस्टेक्स में से होती थी। एक होता था कि कोई चीज़ है जो बिल्कुल नहीं आती, एकदम नई नहीं है, तो उसके बारे में समझ लिया, पढ़ लिया। एक होता था जो मुझे लगता था कि चीज़ें आती हैं बट वो नहीं आती थी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो लैकिंग थी, उसके भी नोट्स बनाए। और तीसरा वो सिली मिस्टेक्स कर देता था, नोट नहीं पढ़ा, ये सब। तो इसमें उस जो आपने टेस्ट लगाया उससे आप क्या सीख रहे हो, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट रादर देन व्हाट मार्क्स यू आर गेटिंग। मेरे 60 और 70 भी आए हैं, 130 140 भी आए हैं, बट दोनों ही केसेस में आई वाज नॉट अटैचिंग टू मच इंपॉर्टेंस ऑन मार्क्स पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस अटैच करना इज़ वेरी वेरी डेंजरस। तो फोकस शुड बी ऑन एज मेनी क्वेश्चंस एज, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए उतने अटेम्प्ट करिए, और उससे सीख क्या मिल रही है उस पर ज़्यादा फोकस करिए, वो इंपॉर्टेंट है। तो प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग। जो भी आपका बेसिक हाइजीन सिलेबस है उसे डेफिनेटली एनसीईआरटीज़ पढ़नी है, लक्ष्मीकांत पढ़नी है, जो भी सिलेबस और करंट अफेयर्स हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ने हैं, बट उसके अलावा क्वेश्चन जितना लगाएंगे उतना ज़्यादा आई थिंक इट विल हेल्प। तो मतलब अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ कि आपको मॉक टेस्ट ज़रूर देने हैं, 100%। आपको अपना एक जो पूरा अपने बुक्स का एक भंडार रखा है उसको एक लिमिट में रखना है, और उसके साथ साथ आपको रिविजन्स मल्टीपल टाइम्स करनी है, चाहे वो आपकी स्टैटिक की हो, चाहे वो आपकी मॉक टेस्ट की हो, या फिर इन जनरल जो आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं। सर आपने बनाए हैं वैसे कभी शॉर्ट नोट्स? शुरुआत में तो मैं बनाता था, फिर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया। जो भी मेरा जो मॉक्स देते टाइम जो मिस्टेक्स होती थी वो डेफिनेटली मैं सब्जेक्ट वाइज बनाता था, उसे रिवाइज करता था। बाकी जो स्टैंडर्ड बुक्स और जो भी मटेरियल रहता था उसे रिवाइज करता था। लेकिन हाँ, शॉर्ट नोट्स मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाया। कई टॉपिक्स बनाते हैं, तो इफ़ इट हेल्प्स यू शुड मेक इट। मुझे शायद टाइम की कमी रहती थी या ज़रूरत नहीं लगती थी, तो मैं नहीं बनाता था। इसमें एक चीज़ और है कि कई बार लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब है कि ये स्टैंडर्ड बुक से बस यही पढ़नी है। देखिए, प्रीलिम्स का सिलेबस किसी को नहीं पता है। आप ये समझ लीजिए, मेरे साथ कई लोग लास्ट टाइम जो सिलेक्ट हुए थे उन्होंने फिर से अटेम्प्ट दिया और उनका प्रीलिम्स नहीं निकला। कहने का मतलब ये कि वो कम केपेबल या ज़्यादा केपेबल नहीं थे, या जो लोग नहीं निकाल पा रहे हैं अभी भी प्रीलिम्स 2-3 अटेम्प्ट से, दे आर नॉट लेस केपेबल। द पॉइंट इज़ कि आपको नहीं पता कि वहाँ पे कौन सी चीज़ क्या आएगी और आपका माइंड कितना चलेगा वहाँ पे। तो उसे काउंटर करने के लिए जो भी आपके स्टैंडर्ड सोर्सेज उसे रिवाइज करिए, न्यूज़पेपर्स डिलीजेंटली फॉलो करिए। और अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि आप
इम्पॉर्टेंट है तो आप कर सकते हो, बट इट्स जस्ट कि उस साल क्या इंपॉर्टेंट है न्यूज़ में, करंट अफेयर्स में, उसके बेसिस पे और कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो जिसमें आप लैकिंग है उस पर आपको काम करना पड़ेगा। तो ये कोई डिफाइंड नहीं है कि लिमिटेड रिसोर्सेज क्या होने चाहिए क्या नहीं होने चाहिए, डिपेंड्स ऑन कम्प्लीटली यू एंड योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन। अगर आप इकोनॉमिक्स में वीक हैं तो आप प्लीज़ 1-2 बुक्स रेफर करिए उसमें, अगर आप हिस्ट्री में वीक हैं तो डेफिनेटली और मॉडर्न में पढ़िए और उसमें जाइए। बट ये कह देना कि नहीं वही लिमिटेड रिसोर्स है उन्हीं से रिवाइज करिए और उन्हीं से फिर क्वेश्चंस करिए, दैट इज नहीं, इट डिपेंड्स ऑन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सर ये तो बात हुई खैर प्रीलिम्स के आपके जीएस पेपर 1 जी। और अगर मैं बात करूँ सीसेट की, जैसे आपने पैटर्न देखा होगा वो डिफिकल्ट होते जा रहा है, उसकी वजह से बच्चे अच्छे खासे जीएस के फर्स्ट पेपर को निकालने के बावजूद भी प्रीलिम्स में अटक जाते हैं। तो उसकी क्या स्ट्रेटेजी, क्योंकि आपने कैट भी एक बारी क्लियर किया हुआ है और उसके बाद IIM बैंगलोर से आप हैं, तो आप इसमें अच्छी राय दे सकते हैं। जो सीसैट है इट इज गेटिंग टफर डे बाय डे और उसमें कोई दो राय नहीं है। आपको भी लगा था टफ? जी डेफिनेटली लगा था, मुझे भी लगा था वैसे। 2023 वाला जो पेपर था वो जब मैंने देखा वो सबसे डिफिकल्ट था मेरे हिसाब से, वो काफ़ी टफ था। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है या इनफैक्ट जिनका है भी, जो इंजीनियरिंग से है उन्हें भी एटलीस्ट दे शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग। प्रॉपर प्रैक्टिस होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 महीने की तो प्रैक्टिस सीसैट पेपर्स की होनी चाहिए। और अगर जो लोग जिनका बैकग्राउंड मैथ्स और साइंस का नहीं है वो प्लीज़ कहीं से भी कुछ गाइडेंस लेके, कुछ मटेरियल या क्लासेस लेके अपना बेस स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि सबसे अनफॉर्चुनेट थिंग यही होगी कि अगर आप जीएस क्लियर कर लेते हो सीसैट में रह जाते हैं। इट्स ऑफ क्वालिफाइंग नेचर और देयर मस्ट बी अ रैशनल बिहाइंड मेकिंग इट टफ, बट देन आप सिंस यू आर इन द एग्जाम एंड यू हैव टू फॉलो इट, तो आपको यू शुड वर्क ऑन सीसैट। सर अगर मैं मेंस की बात करूं तो मेंस में आंसर राइटिंग में आपकी तो आंसर राइटिंग मैंने देखा सोशियोलॉजी में आपके 288 मार्क्स, मतलब 288 मार्क्स के साथ आपने जो लीड लिए, काफ़ी अच्छा स्कोर है। इसका मतलब है आपकी आंसर राइटिंग बहुत स्ट्रांग थी। आप उस पर क्या टिप्स देंगे? देखिए जब हम लिखते हैं तो हमें नहीं पता होता कि आप 288 लाएंगे या 240 लाएंगे। लास्ट पिछली कई बार से आई वाज गेटिंग 250 के अराउंड, और इस बार 288 है तो समथिंग वर्क दिस टाइम। और इस बार शायद कुछ जो भी मैंने मेहनत की थी सोशियोलॉजी में वो काम करेगी। बट सबसे इंपॉर्टेंट आंसर राइटिंग में होता है कि कितना, फर्स्टली तो टाइम हमारे पास कम होता है, तो हमें लिमिटेड वर्ड्स में अपनी सारी बातें कहनी होती हैं। तो उसमें 2-3 चीज़ें जो दिमाग में रखनी चाहिए। उसमें पहली चीज़ तो ये है कि हम जब लिखते हैं तो हम ये सोचें कि हम अपनी तरफ से एग्जामिनर के लिए अपना आंसर कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि उसे ज़्यादा मेहनत करनी ना पड़े। वो कैसे होगा? अगर आप प्रॉपर हेडिंग्स लगाएंगे, उन्हें बॉक्स कर देंगे, डबल अंडरलाइन कर देंगे, एग्जाम्पल्स अगर लिखेंगे तो उसे अलग से अंडरलाइन कर देंगे, कम से कम वर्ड्स में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे, उसमें अगर आप कुछ डायग्राम बना देंगे, कुछ फ्लो चार्ट बना देंगे, कुछ कंक्लूजन प्रॉपर कर देंगे, तो उससे ऑब्वियसली एग्जामिनर के लिए वो बेनिफिट होगा क्योंकि उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप पॉइंटर्स में लिखेंगे तो की पॉइंट्स हाईलाइट होंगे, अगर आप पैराग्राफ में लिखेंगे क्योंकि आपको वो अदर क्राउड से एकदम अलग कर देगा। जी। तो जब हम लिखते हैं तो हम ये सोचें कि अगर मैं एग्जामिनर होता और मैं आपकी कॉपी पढ़ रहा होता तो मुझे एक सिंप्लीफाइड आंसर देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है, या पैराग्राफ किसी ने लिखा हो मैं उसमें पॉइंट्स खोज रहा हूँ उसमें। एज अ टीचर मुझे तो डेकोरेटिव बहुत अच्छा लगता है। तो ये चीज़ दिमाग में हमेशा रखनी चाहिए। दूसरा कि जब हम लिख रहे हैं तो सब कुछ क्रैम कर देना चाहते हैं, सब कुछ लिख देना चाहते हैं उन दो पेजेस में या 3 पेजेस में। कई बार आंसर की शायद डिमांड वो नहीं होती है, तो आप उसमें वर्ड्स और टाइम दोनों वेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप जो भी शब्द रिक्वायर्ड शब्द हैं उसमें अगर आप अपने आंसर्स डिमांड ऑफ द क्वेश्चन मीट करके समराइज कर रहे हैं तो वो बेटर है rather देन इंक्लूडिंग अननेसेसरी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तीसरा, जब आप आंसर लिखें तो उसमें एग्जाम्पल्स और डायग्राम से सब्सटैंशिएट ज़रूर करें। और इसकी प्रैक्टिस जब आप मेंस के मॉक्स देंगे तब आप सोचिए कि इसमें मैं कोई एग्जाम्पल कैसे इंक्लूड कर सकता हूँ। GS4 एथिक्स का पेपर है, उसमें इस बार मेरे मार्क्स में 22 मार्क्स के इम्प्रूवमेंट हुए और उसमें बहुत बड़ा रोल एग्जाम्पल्स। जी, तो वो इस बार एग्जाम्पल्स और रियल लाइफ जो करंट अफेयर्स थे या और भी जो स्कॉलर्स रियल लाइफ एग्जाम्पल वर्क्स। जी, तो जब आप मॉक्स दें किसी भी सब्जेक्ट का मॉक दें तो उसमें सोचें कि एग्जाम्पल में कैसे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, और इनकेस नहीं आ रहा तो फिर बाद में अपने मेंटोर से, अपने टीचर से पूछें कि सर इसमें क्या एग्जाम्पल इंक्लूड कर सकते हैं। तो वो बहुत, उससे शायद मार्क्स में इंप्रूवमेंट होता है। और बाकी नीटनेस वगैरह वो हाइजीन फैक्टर्स वो रहते हैं मैम, कि आपकी कॉपी एकदम नीट एंड क्लीन हो। कोशिश रहती है मैम, बट वहाँ पे इतना सब कुछ इतने कम टाइम में लिखना होता है, तो आई गेट इट कि बाद में तो सब खींच के लिखते हैं, बट जितनी कोशिश अपनी तरफ से कर सकते हैं, वी कैन ऑलवेज कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। तो आपने हमेशा जितने भी क्वेश्चंस उसमें पूछे गए हमेशा सारे आंसर किए हैं या फिर कुछ छूट जाते थे? मैम कोशिश तो ये रहती थी कि कुछ ना छूटे। इस बार GS पेपर 2 में मेरा 2 क्वेश्चंस छूटे थे जो लास्ट टाइम नहीं छूटे थे। 2021 और 22 में जब मैंने अटेम्प्ट दिया था
तब नहीं छूटे थे मेरे क्वेश्चन। किसी में भी एक भी क्वेश्चन नहीं, मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ता था। Wow, बट sir, that's great. हाँ, इस बार समाओ GS2 पेपर थोड़ा सा ट्रिकी था या मैथ स्लो था, बट 2 क्वेश्चन मेरे छूटे थे और आई वॉज वेरी डिसहार्टेंड कि 2 क्वेश्चन कैसे छूट गए। बट देन ये था कि बाकी सब्जेक्ट्स में वो कवर हो गया तो, बट कोशिश यही रहती है कि सवाल ना छूटे जाए, कुछ अटेम्प्ट करना चाहिए। कुछ अटेम्प्ट से ये भी मतलब नहीं है कि आप कुछ भी उल्टा पुल्टा लिख दो, नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी आपको उससे रिलेटेड आता है वो एटलीस्ट अटेम्प्ट करके आप आइए, कुछ छोड़िए नहीं। तो आपके सर पे क्या मेंटल प्रेशर है कि अरे यार 2 क्वेश्चंस छूट गए? क्योंकि मैं एकेडमिक में काफ़ी स्ट्रांग रही थी अपने ग्रेजुएशन तक जी। तो मैंने हमेशा सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और जैसे ही मेरे यूपीएससी की बारी आई तो उस समय जब मेरे क्वेश्चंस छूटते थे तब मुझे काफ़ी ज़्यादा एक मेंटल डिप्रेशन होता था। बहुत ज़्यादा लगता था कि इस क्राउड में ना मैं फिट ही नहीं बैठूंगी, मतलब इस वाली लाइन से मैं हट जाती हूँ। और ऐसा मुझे लगता है काफ़ी सारे बच्चों को भी लगता होगा जिस समय पे वो आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं, वो बहुत प्रेशराइज फील भी कर रहे होते हैं क्योंकि आपको सब कुछ उसी समय लिखना है और आपकी एक तरीके से जो मेंटली आप प्रिपेयर कर रहे हो वो सब प्रेजेंट हो जाएगा। आपने इस चीज़ को फील किया था क्या? मैंने 4 मेंस लिखे हैं तो मुझे इतना तो आइडिया था कि 1-2 आंसर से गेम ऊपर या नीचे या चेंज तो नहीं होता है। और ये बात हमें समझनी बहुत ज़रूरी है कि ये स्प्रिंट नहीं है, ये मैराथन है मेंस लिखना। ट्रू सर। कि इसमें अगर आपके 1 या 2 सवाल छूट जाते हैं या नहीं आप अच्छे से नहीं लिख पाते हो या तो उसके चक्कर में जो बाकी पेपर्स हैं उस पर उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। जब तक आप अपने ऑप्शनल का लास्ट आंसर ना लिख दें तब तक ये सब होगा नहीं होगा, मैं या क्यों हूँ, या जो भी क्वेश्चंस हैं वो दिमाग में अगर आएंगे तो बहुत ही वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो मेंस में क्योंकि मेंस लिखा हुआ है तो मुझे इतना आइडिया था कि अगर 1-2 सवाल या 2-3 सवाल छूट जाते हैं तो बाकी सब्जेक्ट्स में स्कोप है उसको कवर करने का। और एटलीस्ट इतना तो मुझे पता था कि उनके बेसिस पे ये डिसाइड नहीं होगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मेरा GS2 था, उसके बाद कितने 5-6 पेपर और थे तो मैंने कहा था उसमें आई ट्राई टू मेकअप और वो कवर किए मैम। GS3 में मेरा इस बार इम्प्रूव हुआ, GS4 में आपको बताया इम्प्रूव हुआ, ऑप्शनल्स में इम्प्रूव हुआ, GS3 में इम्प्रूव होना एक बहुत जी मेरे 80 नहीं क्रॉस करते इस बार, अराउंड 8 बहुत अच्छे नहीं है, 88 है, बट देन इट वाज एन इम्प्रूवमेंट ऑफ 10 मार्क्स, सो आई वाज हैप्पी अबाउट इट। तो बाकी सब्जेक्ट्स में कवर हुए। तो ये जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और अगर मान लीजिए आपका GS1 अच्छा नहीं हुआ या GS2 अच्छा नहीं हुआ और कुछ छूट गया तो ये सोचना कि नहीं यार वाई एम आई ओवर हियर या मेरा नहीं होगा, ये बिल्कुल भी दिमाग में नहीं लाना। ये लाइक आई सेड मैराथन है, जब तक वो फिनिश लाइन क्रॉस नहीं होती, जब तक आप लास्ट आंसर नहीं लिख देते पेपर में, तब तक ये दिमाग में लाना कि ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लानी है। जस्ट फोकस ऑन द नेक्स्ट, बी अ प्रोफेशनल इन द एग्ज़ाम। आप यहाँ पे एग्ज़ाम में एज अ प्रोफेशनल आए हो, आप एस्पिरेंट हो, आपने इतने साल तैयारी की है, तो जस्ट बी प्रोफेशनल विद एग्जाम विदाउट अटैचिंग टू मच इमोशंस टू द क्वेश्चंस। जो भी आपने पढ़ा आप लिखिए, लास्ट क्वेश्चन तक लिखिए, उसके बाद फिर सोचिए कि ओवरऑल कैसा रहा, ये कैसा है, वो कैसा है। सर हो जाता है, इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। अगर मैं अपनी बात बताऊं, जब पहले मुझे सोशल साइंस बिल्कुल पसंद नहीं थी जी, पर जैसे ही बात यूपीएससी को पढ़ते पढ़ते मैं इतना ज़्यादा उसमें डीप चली गई थी 1857 के उसमें मुझे लगता था रिवॉल्ट में कि काश मैं भी मंगल पांडे के साथ होती, और उसके बाद मैं यहाँ पे दिल्ली में रिवॉल्ट कर रही होती। ऐसे ही 1905 के उसमें पार्टीशन में, उसके बाद फिर सीधा 1947 की पाकिस्तान को अलग नहीं होने देती। मतलब इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है डेफिनेटली। और यही इमोशंस वगैरह जो है इसमें बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। यूपीएससी के एग्जाम में इमोशंस को साइड करना, रैशनल बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी आप सही कह रहे हैं, और डेफिनेटली मैम जब आप इतने साल बिताते हो तो इमोशनली अटैच तो होते हो आप सब्जेक्ट से, और टॉपिक से भी। आपका कुछ फेवरेट सब्जेक्ट होता है, कुछ नॉट सो फेवरेट सब्जेक्ट भी होता है, इमोशंस हैं अटैच। बट मेरा पॉइंट कहने का ये कि जब आप एग्जाम दे रहे हो ना, उस एग्जाम में अपना सब कुछ एवरीथिंग अटैच उस टाइम मत करो। उस टाइम टेक इट एज एन एग्जाम एंड ट्राई टू गिव योर बेस्ट इन द एग्जाम। वो जो 7-8 वो तो 3-4 दिन है जब आप वो 9 पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, उस टाइम थोड़ा सा इमोशंस को कंट्रोल करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि द बेस्ट चांस ऑफ यू क्वालिफाइंग द एग्जाम इज़ व्हेन यू आर नॉट वेरी इमोटिव, यू आर रैशनल एंड यू हैव अ काम माइंड। वो बेस्ट चांस है आपका क्वालिफाई करने का। अगर आप प्रीलिम्स में हो और आप परटर्ब्ड हो, आपके दिमाग में कुछ प्रेशर या एंग्शियसनेस है, तो आप आते होते क्वेश्चंस गलत कर दोगे। ऐसा किया है मेरे दोस्तों ने, ऐसे ही मेंस में भी होता है। तो बेस्ट चांस किसी भी एस्पिरेंट का कोई भी एग्जाम निकालने का वो होता है जब वो काम माइंड से थोड़ा सा रैशनली एग्जाम दे रहा होता है। बस ये चीज़ याद रखनी। ग्रेट सर। सर आपको क्या लगता है, मतलब जैसे ऑप्शनल चूज करना होता है तो एक एस्पिरेंट एक वाइजली ऑप्शनल कैसे चूज कर सकता है कि दोस्त ने कहा चला जाए यार सोशियोलॉजी लेते हैं, टॉपर्स वही लेते हैं, तो वही ले या फिर उसकी खुद की एक चॉइस हो कैसे बिल्ड करे? जी मतलब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करनी की सोची थी तो मैंने ये सोचा था कि मैं मैनेजमेंट लूँगा बिकॉज मेरा MBA का बैकग्राउंड था। बट फिर जब
आया यहाँ पे देखा तो तीन चीज़ें मुझे रियलाइज़ हुई। एक तो मैनेजमेंट का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट था। तो जैसे मेरे जो इलेक्टिव्स थे एमबीए के दौरान वो मार्केटिंग, स्ट्रैटेजी, एचआर के थोड़े बहुत इलेक्टिव्स थे और एक आध फाइनेंस का था। मतलब उसमें तो सब कुछ आता है, लाइक कॉर्पोरेट फाइनेंस, अकाउंटिंग, ऑब्जर्वेशन, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, मार्केटिंग, एवरीथिंग कम्स इन, स्टैटिस्टिक्स आते हैं। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो फिर ऐसा हो जाएगा कि वो 6 अलग अलग सब्जेक्ट तैयार करना है एक ही सब्जेक्ट के अंदर, और गाइडेंस भी उतना नहीं था यहाँ पे। तो वो चीज़ का मुझे सही नहीं लगी। और मार्क्स भी बहुत ज़्यादा, टॉपर्स में आप मैनेजमेंट के मार्क्स देखेंगे वो बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं हाई। बट देन तो उसमें भी एक प्रोसेस मैंने जो फॉलो किया था, मैंने पहले ये देखा कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं जिनका गाइडेंस अवेलेबल है। जी सर। तो कुछ पॉपुलर सब्जेक्ट्स आए दिमाग में, फिर मैंने देखा टेस्ट सीरीज, गाइडेंस, वो सब अवेलेबल है। उसके बाद फिर 3-4 जो मैंने फिर स्कोर देखा यूपीएससी में कि स्कोरिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट्स ज़्यादा रहते हैं। तर्कशील रहे आप। जी, तो फिर स्कोरिंग देखा। फिर उसके बाद 3-4 सब्जेक्ट्स आए मैम सामने, फिर मैंने उनकी एनसीईआरटीज़ पढ़ी 11वीं 12वीं की, समझने के लिए कि सब्जेक्ट क्या है और उसमें इंटरेस्ट बैठ रहा है कि नहीं। तो कई, जैसे पीएसआईआर था, सोशियोलॉजी था, एंथ्रो था, एक कोई और सब्जेक्ट आई एम फॉरगेटिंग, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ, ये 4 सब्जेक्ट्स। ये सारे स्कोरिंग बताएं आपने। जी, तो ये इन चारों सब्जेक्ट्स के स्कोर थे। तो फिर मैंने इनका के बारे में थोड़ा सिलेबस देखा और फिर पढ़ने की कोशिश की। जैसे सोशियोलॉजी का मैंने 11th-12th एनसीईआरटीज़ पढ़ी, पीएसआईआर की पढ़ी, एंथ्रोपोलॉजी की पढ़ी। तो मुझे सब जो जिसमें इंटरेस्ट बैठा वो सोशियोलॉजी लगा। मुझे लगा कि हाँ, ये सब्जेक्ट में कंसिडरेबल टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। और फिर उसका ओवरलैप था जीएस के साथ, तो वो प्रोसेस से फिर मैंने सोशियोलॉजी चूज़ किया और फिर उसकी क्लासेस करनी शुरू की। लेकिन ये सोचना कि अगर आपका दोस्त कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो आपका डिसीजन होना चाहिए सोशियोलॉजी, क्योंकि आपकी रैंक और आपकी सर्विस ऑप्शनल ही डिसाइड करता है मेजॉरिटी केसेस में। तो अगर आप उस सब्जेक्ट से आपको 3-4 साल सब्जेक्ट, 2 साल एटलीस्ट उस सब्जेक्ट के साथ बिताना है, तो वो फिर आपका डिसीजन होना चाहिए रादर देन योर दोस्त का। तो उसमें आप एक थोड़ा गाइडेंस ले, सिलेबस देख लें गाइडेंस है कि नहीं, आप उसे पढ़ के देखेंगे कि सिलेबस कैसा है, आप उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं कि नहीं, आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं, वो कुछ क्राइटेरिया होते हैं। बट देन लोग ऑप्शनल चेंज भी करते हैं बहुत ज़्यादा, तो इट्स अ वेरी। तो आपको क्या लगता है ऑप्शनल चेंज करना चाहिए अगर आपको सही? मैम, अगर स्कोर नहीं आ रहा है 2-3 बार में, तो कहीं ना कहीं कुछ तो लैकिंग है, चाहे आप में, चाहे सब्जेक्ट में, चाहे वैल्यूएशन में। तो अगर वो वैसा है तो आप फिर चेंज भी कर सकते हैं। मेरे कई दोस्त हैं जिन्होंने चेंज करके सक्सेसफुली निकाला है। तो अगर एक सैचुरेशन पॉइंट रीच हो रहा है तो आई थिंक चेंज कर लेना चाहिए। बट देन वो ऑप्शनल चॉइस कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी अदर पर्सन, वो आपकी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए। True, sir. गाइडेंस ले लें लेकिन करें अपने मन की। वैसे एक बात बताइए, यूपीएससी ने ये ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा क्यों है? इसकी क्या नीड है? मतलब एडिशनल सब्जेक्ट्स जोड़ दिए, उसके बाद उसका एक व्यू भी जानना है कि भाई किस तरीके से एस्पिरेंट्स उसको कर रहे हैं। मैम, देखिए, जितने ज़्यादा पैरामीटर्स में हम वैल्यूएशन करते हैं उतना ज़्यादा हमें किसी भी इंसान के बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। शायद इरेशनल है इतने सारे ऐसे ही लाने का। ऐसे में आप 1000 वर्ड्स में अपने बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ या आपकी जो थिंकिंग है वो नहीं छुपा सकते, कहीं ना कहीं वो इनहेरेंटली आ जाता है। तो आई थिंक जितना ज़्यादा अच्छा एसेस कर रहे हैं उतना बेटर है ब्यूरोक्रेसी के लिए, हमारे देश के लिए, सबके लिए। ऑप्शनल का रैशनल मैम मुझे नहीं पता, बट आई थिंक हम आगे चल के ब्यूरोक्रेसी में अगर जाएंगे और जैसे जैसे सर्विस में जाएंगे हमें स्पेशलाइज करना पड़ेगा किसी भी फील्ड में। तो आप उस फील्ड से में स्पेशलाइजेशन में आप उसमें कितना काम कर सकते हैं, कितना ज़्यादा उसमें अंदर रह के उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसका एक पैमाना या क्राइटेरिया ये हो सकता है कि आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट में कितने प्रोफिशिएंट है, कितने सक्सेसफुल हैं। और फिर इसमें ये एक और एडेड एडवांटेज होता है उनके लिए जो किसी फील्ड में सक्सेसफुल हैं कि आप चलिए इस फील्ड में आप अपना स्कोर लाके एग्जाम में क्वालिफाई कर सकते, तो इट गिव्स अ फेयर चांस टू एवरीवन, मुझे लगता है। सर, आपने बताया इंटरेस्ट है, मतलब आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा है? इसमें सिविल सर्विसेज में मुझे मैम पॉलिटी काफ़ी अच्छा लगता था और सोशियोलॉजी मुझे काफ़ी पसंद है, इंडियन सोशियोलॉजी ओके सर। और थिंकर्स को पढ़ने का भी ग्लोब सोशियोलॉजी पसंद है मैम मुझे। सोशियोलॉजी ज़्यादा पसंद है आपको? इससे पहले बिल्कुल एक्सपोजर नहीं था मुझे सोशियोलॉजी का, यहीं पे सब कुछ पढ़ा और आई फेल इन लव विद द सब्जेक्ट। मैं अगर और सारे सब्जेक्ट को देखूँ ना तो एक लिंक बैठता है कि किस वजह से यूपीएससी ने ये डिज़ाइन किया होगा, पर जैसे ही ऑप्शनल की बात आई थी वो मुझे कभी भी समझ ही नहीं आया था, इसीलिए मैंने वो आपसे क्वेश्चन पुट ऑन किया। अच्छा सर, एक बात बताइए, इंटरव्यू तक जाने में, इंटरव्यू के बाद ऐसा लगता है कि यार अब तो सब कुछ सेट है, अब इंटरव्यू के लिए क्या ही करना है प्रिपेयर, इतना कुछ करके आ चुका हूँ, अब उसके बाद ये क्या ही पूछेंगे। मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं बोथ इन द सर्विस एंड आउटसाइड जो नहीं निकाल पाए, जिनका पूरा का पूरा गेम जो है वो इंटरव्यू के बेसिस पे डिसाइड हुआ। तो बिकॉज द वेरिएशन इज सो मच इन द इंटरव्यू, जी सर,
140 स्कोर भी आता है लोगों का और 210 220 भी आता है, और यहाँ पे फाइट एक मार्क्स की है इस एग्ज़ाम में। तो इंटरव्यू को लाइटली लेना तो मतलब बहुत ही गलत है। इंटरव्यू को एक प्लेटफॉर्म आप समझिए जिसमें आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, नॉट जस्ट विद योर वर्ड्स जो आप लिखते हैं, with your speaking, with your body language, with what you are as a personality. Personality assessment test, personality assessment होता है उसमें बेसिकली। तो उसे एज अ प्लेटफॉर्म समझिए जिसको आप अपने आप को एक्सप्रेस करें, उसमें एग्जामिनर्स को दिखाएं कि व्हाट यू नो, हाउ यू टॉक, हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ। और उसमें तैयारी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उसमें करंट अफेयर्स से भी पूछते हैं, बट मेजॉरिटी क्वेश्चन जो होते हैं वो आपकी लाइफ पे ही होते हैं। तो आपने लाइफ में जो कुछ किया है, जितना किया है, जो भी कैसे आप किया है, ड्राफ्ट में फिल करते हैं वो सभी क्वेश्चंस उसी पे बेस्ड होता है। इवन करंट अफेयर्स भी होता है तो कहीं ना कहीं लिंक करने की कोशिश करते हैं। कभी कभार कुछ रैंडम क्वेश्चंस आ जाते हैं तो फिर ऐसा कोई रैंडम क्वेश्चन जो आपको याद हो और पूछा गया आपसे? मैम मुझसे ये पूछा था कि हु इज़ इंडियन इलॉन मस्क। डॉजी की बात चली, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की, अमेरिका से रिलेटेड, ट्रम्प के टर्म में। और उसमें फिर उन्होंने पूछा कि व्हाट इज़ इलॉन मस्क रोल देयर। और फिर वो करते करते फिर उन्होंने पूछा कि व्हाट डू यू थिंक अगर इंडिया में वी वांट टू क्रिएट सच अ डिपार्टमेंट। और उसके बाद फिर सीधे क्वेश्चन आया कि हु डू यू थिंक इज़ इंडियन इलॉन मस्क। एंड आई वाज टेकन अबैक, मतलब मुझे वो क्वेश्चन शॉक लगा, बट फिर उसे हैंडल किया धीरे से। बहुत रैंडम क्वेश्चंस आ जाते हैं। और जैसे बहुत सारे इंटरव्यूज में दिखाया जाता है शेर व शायरी या जोक सुना दीजिए, क्या ये रियलिटी में होता है वहाँ पे? जी, शायद मैं किसी को जानता हूँ जिससे शायद गाना कुछ जोक सुनाने को बोला था, या हाँ शायद मतलब ये रियलिटी में होता है? ये हुआ था। मेरे एक फ्रेंड है सर्विस में, उनके साथ जोक सुनाने को बोला था, शायद किसी से गाना भी गवाया है, ऐसा सुनते हैं मैम, तो होता होगा। बट यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल ऑफ आप डैफ में क्या मेंशन कर रहे हैं, और जो भी मेंशन कर रहे हैं उसका आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे तो हॉबीज को मतलब आपको बहुत देखकर डालना है। जी। और मैं तो कहूँगा कि सच बोलना चाहिए, जो आता है वही लिखें, ताकि ये लिखना है कि नहीं मैं ये लिखूँगा तो एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा, तो वो चीज़ सही नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछेगा आप नहीं बता पाओगे तो फिर वो ज़्यादा नेगेटिव जाएगा। तो जो भी आप करते हैं, जो भी आपका इंटरेस्ट है हॉबीज़ में, वो लिखिए और उसको अच्छे से उसके बारे में जानिए भी, बिकॉज जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे तो वो वहाँ पे जो पैनल होता है इट इज़ वेरी स्मार्ट, उन्हें समझ में आता है कि आप क्या कब ब्लफ कर रहे हैं, कब जनरली बोल रहे हैं, आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज वहाँ पे चेक होती है। तो जितना आप ट्रू रहेंगे और जितना थरली प्रिपेयर करेंगे अपने बारे में, अपने नाम से लेके अपने पेरेंट्स के प्रोफेशन, नाम, होम टाउन, योर जर्नी, बैचलर्स की, पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो वो जॉब की, आपके इंटरेस्ट, हॉबीज़, लीडरशिप रोल्स, और तो ये सब प्रिपेयर आई थिंक हमें करना चाहिए। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट राउंड को भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप लेके उसके लिए भी जितना हम मेहनत करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। सर आपकी क्या हॉबी रही थी? मैं थिएटर, ड्रामा और थिएटर करता था। स्कूल से थोड़ा बहुत एक्टिंग करनी शुरू की, फिर कॉलेज में आके वो इंटरेस्ट और डेवलप हुआ, तो कॉलेज फेस्टिवल्स होते हैं उसमें आपने perform किया क्या कभी एक्टिंग के लिए ट्राई? नहीं प्रोफेशनली नहीं गया, बट मतलब आप कभी मुंबई नहीं गए? मुंबई में मैं जॉब करता था मैम, तो मैं Okay. पृथ्वी थिएटर और नेशनल सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स वहाँ प्ले देखने जाता था, बिकॉज Okay. थिएटर से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है, और आई बैंगलोर में भी वो कंटिन्यू किया, बट प्रोफेशनली उसे टेकअप नहीं किया। अब मैं डायरेक्ट करता हूँ और एक्ट भी करता हूँ। तो वो आपका पैशन है बस? जी। और यूपीएससी में 2 इंटरव्यू में, 3 इंटरव्यू में एक्चुअली थिएटर पे क्वेश्चन आए हैं। तीनों में मतलब आपके डैफ में आपने डाला उसको और डैफ में डाला है और उसमें क्वेश्चंस आए हैं और बहुत डिटेल में डिस्कशन हुआ उस पर। मतलब आप जो भी डैफ में फिल करेंगे आपको उसके बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी। जी। और उन्होंने, और टू माय सरप्राइज उन्हें भी बहुत सारी जानकारी थी। तो जैसे शेक्सपियर का एक प्ले मेरे से पूछा, तो मैकबेथ मैं पढ़ा हुआ था और तैयार करके गया था, फिर मैकबेथ के उन्हें प्ले पता था, उसके बारे में पूछा। फिर जो डायरेक्ट करते थे उसमें क्या क्या स्टेप्स हैं उसके बारे में पूछा। फिर मैकबेथ पे एक बॉलीवुड में मूवी बनी है उसके बारे में पूछा, आपको पता है? मकबूल एक मूवी है वो बनी है। तो उन्हें ये भी पूछा कि बॉलीवुड में कौन सी मूवी बनी थी। मकबूल इरफान खान की मूवी थी, उसके बारे में पूछा। फिर बहुत सारे, तो बेसिकली जो आप लिखते हैं उस पर क्वेश्चंस आते हैं। जी। आपने अभी तक इस जर्नी में बताया कि किस तरीके से आप इन सब चीज़ों में, मतलब प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए आपका क्या शेड्यूल और आपके क्या टाइम टेबल रहे थे? मैम देखिए, प्रीलिम्स का तो शेड्यूल ऐसा था कि शुरुआत में जब थोड़ा सा दूर होता है प्रीलिम्स, तब आई यूज्ड टू लाइब्रेरी जाता था मैं, और सुबह 9 बजे लाइब्रेरी पहुंच गया, फिर लंच तक 1-2 बजे तक पढ़ाई की, फिर घर आ गए 1-2 घंटा रेस्ट के बाद, फिर 3 बजे गए, फिर शाम को 7-8 बजे तक पढ़ाई की।
तो जब तक नॉर्मली तो ऐसे ही रहता था, फिर रात को सो गए, सुबह जिम में भी उस टाइम जाता था मैं। फिर जैसे जैसे प्रीलिम्स नज़दीक आता है तब तक आपका टाइम बढ़ जाता है, तो उस टाइम फिर जल्दी 8 बजे चले गए और फिर 2 बजे आए, फिर जल्दी 3 बजे चले गए और फिर 9-10 बजे तक पढ़ा, इस टाइप से। तो डिपेंडिंग ऑन द प्रिपरेशन लेवल वो बढ़ता है। मेंस के टाइम में हम फिर पूरे टाइम या फुल टाइम जैसे एग्जाम मतलब आपको अप्रोच कर रहा होता है उस समय आप ज़्यादा टाइम देते हैं जी। और ये बस एक मिथ है या कह लें कि 20 घंटे पढ़ना है, 16 घंटे तो ज़रूर ही देने हैं। घंटे जो क्वेश्चन है ना कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं, वो बहुत ही अननेसेसरी और बहुत ही फालतू क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप 8 घंटे लेके बुक बैठे भी हैं और अगर आप नहीं पढ़ रहे तो घंटे 8 हैं बट पढ़ा आप नहीं, क्योंकि इंसान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है जी, और वो हेल्दी भी नहीं है। आपको थोड़ा सा माइंड को रेस्ट देना भी चाहिए। तो घंटों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितना माइंडफुल तरीके से, आप कितना क्वांटिटेटिव पे ना जाएं, क्वालिटी पे जाएं। जी, वो घंटों के उसमें पढ़ने का बहुत ही बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इतने घंटे उतने घंटे इट्स नॉट नेसेसरी एट ऑल। आप 6 घंटा पढ़ें लेकिन 100% 110% अटेंशन से पढ़ें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी। और सर आपकी कोई ऐसी हॉबी थी जो आप फॉलो करते थे इसके बीच में? जैसे बोला जाता है ना कि आप अपनी हॉबी को फॉलो कीजिए, आप कुछ और अपना टाइम थोड़ा रेस्ट पीरियड के लिए दीजिए, या फिर मेरी हॉबीज़ बताया आपको, थिएटर करना, शॉर्ट स्टोरीज लिखना और खेलना वेलना भी है, बैडमिंटन क्रिकेट वगैरह खेलता हूँ। लेकिन सिविल सर्विसेज में खासकर जब प्रीलिम्स और मेंस पास में होते हैं तब टाइम नहीं रहता है। तो नॉर्मली फिटनेस के लिए आई यूज्ड टू गो टू द जिम। ओके। और उसके अलावा मैं OTT पे शोज़ भी बहुत देखता हूँ। तो देन मैंने एक हॉबी पिकअप की डॉक्यूमेंट्रीज़ देखने की। जैसे नेटफ्लिक्स पे बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज है World War II के ऊपर, और वो काफ़ी हेल्पफुल भी रहती है मतलब और हाँ वो बहुत इंटरेस्टिंग भी और हेल्पफुल भी है। फिर उसके अलावा सोशल डिलेमा करके एक डॉक्यूमेंट्री है जो सोशल मीडिया के ऊपर है, हाउ द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन इंडिविजुअल्स एंड हाउ कैसे वो हमारे इन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। तो इस टाइप की अगर डॉक्यूमेंट्रीज देखेंगे, या फिर मैंने टेड टॉक देखना शुरू किया, जो टेड टॉक ऐप और चैनल है। तो उससे फिर क्या होता है कि आप डिस्ट्रैक्ट कम होते हो, तो माइंड भी रिलैक्स हो जाता है और डिस्ट्रैक्शन भी अवॉइड हो जाता है। अब मान लीजिए आप मूवीज़ देखने का शौक है, तो कुछ लोग वो भी देखते हैं, कुछ लोग टेलीविजन शोज़ देखते हैं, लेकिन कहीं अगर वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है आपको उससे, या आपके दिमाग पढ़ते टाइम भी आपके दिमाग में वही सब घूम रहा है, जैसे OTT शोज़ अगर आप लगा लें तो जब तक आप ख़त्म नहीं करेंगे तब तक आपके दिमाग में चलता रहता है ना। ट्रू सर। तो अगर वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो फिर वो सब चीज़ें अवॉइड करना ज़रूरी है। सोशल मीडिया अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। आपने सोशल मीडिया से बिल्कुल नहीं, मैं व्हाट्सएप पे भी नहीं था। नहीं, मैं किसी सोशल मीडिया चैनल पे नहीं था। टेलीग्राम, नॉट इवन व्हाट्सएप? नहीं, व्हाट्सएप भी डिलीट कर दिया था। आई वॉज ओनली देयर ऑन टेलीग्राम। उसमें क्योंकि टेलीग्राम में फर्स्टली कोई नहीं था, सिर्फ चैनल्स पे सब्सक्राइब था जी, स्टडी चैनल्स, और बाकी हाँ कोई सोशल मीडिया नहीं था। आई वॉज कम्प्लीटली अंडरग्राउंड फॉर लाइक 2-3 years। ग्रेट सर। फिर मेंस में क्या रहा आपका टाइम टेबल? मेंस में मैम फुल टाइम पढ़ाई थी, क्योंकि मेंस में बहुत कुछ पढ़ना होता क्या है। आपने भी वो पेन्स को इकट्ठा करके फ़ोटो खींची? नहीं, वो सब नहीं करता मैं उसमें बस मेंस की तैयारी में बस ये ध्यान रखना चाहिए कि वी आर बैलेंसिंग एवरीथिंग थोड़ा सा, बिकॉज ऑप्शनल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आप कहाँ पे लैकिंग हो वो इम्पॉर्टेंट है। GS1 में इज़ अ स्टैटिक पोर्शन, GS2 इज स्टैटिक और डायनेमिक मिक्स, GS3 इज़ वेरी डायनेमिक। तो उसमें आपको ये डिवाइस करना पड़ेगा, आपको ये सोचना पड़ेगा कि कौन से सब्जेक्ट में तैयारी कम है, कौन से में ज़्यादा है, और अप्रोप्रिएटली उसे डिज़ाइन करना पड़ेगा आपका ट्रेनिंग शेड्यूल, पढ़ाई का शेड्यूल। तो ऑप्शनल पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और करंट अफेयर्स पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो और क्योंकि हमारे पास टाइम सिर्फ 2 ही 3 महीना होता है, तो फुल टाइम उस टाइम 3 महीने तो मैम फिर कुछ और दिमाग में होता ही नहीं था, सिर्फ पढ़ाई होती थी। लेकिन उसमें इक्वली बैलेंस करना सब्जेक्ट्स को ज़रूरी है। ऐसे का भी प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। डायरेक्टली एग्जाम में जाके लिखना इज़ नॉट वेरी गुड, बिकॉज ऐसे में बहुत रैंडम मार्क्स आ रहे हैं। लोगों के 60s में आ रहे हैं, कुछ के 110 है, किसी के 130 भी है। तो इसलिए आई थिंक बैलेंस्ड पढ़ाई ज़रूरी है मेंस के लिए। मतलब बैलेंस ज़रूरी है, और वैसे लाइफ में भी बैलेंस ज़रूरी है। अगर आप इस एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा एक मेंटल प्रेशर होता है। मेंटली आप लोग इसमें जूझ रहे होते हो, फिजिकली क्योंकि बच्चे एक्टिव नहीं हो पाते हैं। तो इसके लिए भी काफ़ी ज़रूरी है कि आप उसमें भी थोड़े एक्टिव भी रहें। थोड़े मेंटल प्रेशर के लिए भी कुछ ना कुछ, मतलब रिलीज़ करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, हॉबीज़ हुए, कुछ देखते रहें, करते रहें। सिविल सर्विसेज मैम इज़ अ वेरी लोनली जर्नी। क्राउड बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत लोनली जर्नी है, और आप खुद के साथ इसमें स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्ट्रैक्शंस कहाँ कहाँ से आते हैं। आपके शायद बाहर जो दोस्त हैं, कज़न्स हैं या रिलेटिव्स हैं, वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उनसे थोड़ा सा दूरी बना तो बहुत होते हैं जी, तो उनसे दूरी आप बिल्कुल बना लीजिए, और इसमें आपको आपके फैमिली का सपोर्ट भी मिलेगा। कोई कहाँ जा रहा है, कोई किसी की शादी हो रही है, कोई हॉलीडेज़ पे कहीं जा रहा है, कोई किसी का प्रमोशन हो रहा है, वो देखिए वो ठीक है, बट वो आप अपनी लाइफ से उन्हें आपको कंपेयर नहीं करना है जी। और दूसरा फिर आपको ये समझना पड़ेगा कि देखिए हर इंसान की अपनी खुद की टाइमलाइन होती है। तो किसी इंसान की टाइमलाइन जो प्रोफेशनली कहीं
प्रॉस्पर कर रहे हैं, प्रमोशन हो रहा है या शादी हो रही है, व्हाटएवर, वो उनकी टाइमलाइन है। आप अपनी टाइमलाइन पे चलिए। आपकी टाइमलाइन में अभी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और कल को अगर आप एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होंगे तो कंपेयर करने से फिर वो फ्रस्ट्रेशन आता है। एक तो वो नहीं करना है। दूसरा, सोशल मीडिया से दूरी बना के रखनी, क्योंकि आप जितने भी साइंटिफिक फैक्ट्स पढ़ेंगे, आप जितना भी उसके बारे में पढ़ेंगे, सोशल मीडिया इज़ डिवाइज्ड इन अ सर्टेन वे बाय द प्रोफेशनल्स कि वो आपको हुक करके रखें, आपको एडिक्ट बनाएं। जो उसका एल्गोरिथम होता है सोशल मीडिया का, उसका एल्गोरिथम बहुत ज़्यादा मैच करता है जो कैसीनोज़ में जो मशीन्स होती है ना, उसमें जो एल्गोरिथम होता है उसके कुछ कुछ ट्रेट्स इसमें हम इंक्लूड करते हैं। इट इज़ डिज़ाइंड बाय वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल पीपल, एक्सपर्ट्स। तो आप कहने को बोल सकते हैं कि सोशल मीडिया से मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, बट बिकॉज इट इज़ डिवाइज इन सच अ वे, आपका डोपामीन लेवल ऊपर जाएगा, आप डिस्ट्रैक्ट होगे, और फिर उसके बाद आप जब पढ़ाई में आओगे तो उतना आपको इंटरेस्ट, डोपामीन उतना ज़्यादा हिट नहीं करेगा। तो अगर आप उसे अवॉइड कर सकें तो बहुत अच्छा है। तीसरा, एक दूसरे की मदद करना मत छोड़िए, मतलब बिकॉज इट इज़ अ वेरी लोनली जर्नी नो। तो इसमें एक बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान है मेरी लाइफ में, उन्होंने मेरे को बोला था कि द बेस्ट वे टू हेल्प योर सेल्फ इज़ बाय हेल्पिंग अदर्स, यू विल एंड अप हेल्पिंग योरसेल्फ। तो जब आप किसी की मदद सर, ये हमारे धर्मों में भी है कि दूसरों की हेल्प करना ही चाहिए जी। तो फिर अगर आप देखिए, अपनी पढ़ाई पे बहुत हार्ड फोकस नहीं कि मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, लेकिन उसके अलावा अगर आपको जो भी टाइम मिलता है उसमें आप किसी की मदद कर सकें तो वो उनको भी बेनिफिट करेगा, आपको भी बेनिफिट करेगा। कोई किसी के फैमिली इश्यूज़ होते हैं, किसी का एग्ज़ाम रिलेटेड इशूज़ है, किसी का हेल्थ इश्यूज़ है, किसी के पेरेंट्स प्रेशर बना रहे हैं, बहुत सारे इशूज़ होते हैं, किसी का रिलेशनशिप इश्यूज़ है, तो आप अगर मदद कर देंगे, क्योंकि इस जर्नी में ना सभी लोनली है ना, तो एक दूसरे जो आप तैयारी करें वही एक दूसरे के हैं सब, तो जितना आप मदद करेंगे उतना मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा सबके लिए। सर, अभी अगर आपने काफ़ी सारे केसेस भी सुने होंगे ना, तो यही सारी जर्नी में इमोशनली इम्बैलेंस होकर बहुत से बच्चे सुसाइड अटैम्प्ट भी करते हैं। और काफ़ी सारी, एक कुछ समय पहले ही करोल बाग की साइड पर ही एक रूम में एक लड़की की लाश मिली थी जिसमें वो पंखे से लटक गई थी। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब एक हाइप कर जाती है इंसान को कि आप यूपीएससी नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, या फिर आप यूपीएससी में सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो सोसाइटी आपको क्या कहेगी, आपके फ्रेंड्स आप पर हंसेंगे, रिलेटिव्स आएंगे तो वो पूछेंगे अरे आपका बच्चा नहीं निकाल पाया क्या। मतलब ये सारी एक सोशल जो है हमारा बिल्डअप हो जाता है और बच्चा उसमें जूझता है और उसके बाद वो लास्ट ये अटेम्प्ट ले लेता है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी एग्ज़ाम को, जी सर, नॉट जस्ट यूपीएससी, लाइफ और डेथ का सवाल बनाना इज़ वेरी डेंजरस। मैंने मतलब खुद से भी ये रियलाइज़ किया और लोगों से सुना भी है कि जब भी आप कोई एग्ज़ाम क्रैक करना चाह रहे हैं, से फॉर एग्जांपल यूपीएससी सिविल सर्विसेज, आप एग्ज़ाम क्रैक करना चाह रहे हैं, तो एक लाइफ में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप वो क्यों करना चाह रहे हैं। जी सर। उससे आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं, द वाई जो बोलते हैं, कि वो वाई क्या है आपका कि आप सिविल सर्विसेज में आए। और अगर वो वाई आपका सिविल सर्विसेज के थ्रू क्लियर नहीं हो रहा तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपके सारे एवेन्यूज़ बंद हो गए। बहुत से और भी जरिए होते हैं जिससे आप वो वाई कर सकते हैं, अकम्प्लिश कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल आपको एजुकेशन सेक्टर में काम करना है, सिविल सर्विसेज में आप आईएएस बन के वो काम करना चाहते थे, नहीं हो पाया, और भी एवेन्यूज़ हैं। आप स्टेट पीसीएस के थ्रू जा सकते हैं, आप एनजीओज़ के थ्रू जा सकते हैं, आप सोशल कंसल्टिंग के जा सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू जा सकते हैं, आप अपनी कंपनी में सीएसआर के थ्रू जा सकते हैं। तो इसीलिए ये हमें सभी क्राउड को समझना बहुत ज़रूरी है कि आप इस एग्ज़ाम में आ रहे हैं तो उसके थ्रू आप किस मकसद से आ रहे हैं यहाँ पे, कि उसका बेसिस क्या है। और वो बेसिस अगर हमें क्लैरिटी रहेगी उस बेसिस पे, तो फिर हम ये रियलाइज़ करेंगे कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जो है वो एक ज़रिया है उस बेसिस और या उस एम को फुलफ़िल करने का, लेकिन सिर्फ एक ज़रिया नहीं है। देयर आर मल्टीपल एवेन्यूज़ टू द एम दैट वी आर टारगेटिंग। तो जब ये क्लैरिटी रहेगी तो हम शायद इस प्रोसेस से थोड़ा सा डिटैच हो जाएंगे कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को लाइफ एंड डेथ का सवाल नहीं बनाएंगे। हाँ, हमारी सोसाइटी, हमारा मीडिया, हमारे रिलेटिव्स उस तरह से वायर्ड हैं कि उन्हें लगता है कि अरे नहीं तो कुछ नहीं, बट आपको एज एन इनसाइडर समझना पड़ेगा कि ये एग्ज़ाम, फर्स्टली दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट एवरीथिंग, दिस इज़ नॉट योर लाइफ। आप बाहर आजकल स्पेशली इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, स्पेशली इन द प्राइवेट सेक्टर एंड इन द गवर्नमेंट सेक्टर ऑल्सो, देयर आर लॉट ऑफ एवेन्यूज़, इतने सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं किसी भी फील्ड में एक्सेल करने की। तो अगर ये नहीं होता तो आप वो वहाँ पे हमेशा ही जाके बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। लेकिन हाँ, ये हमें क्लैरिटी रखनी पड़ेगी कि हम सिविल, अगर आप सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स बोल रहे हैं, रिलेटिव्स बोल रहे हैं, या आपका कोई दोस्त बोल रहे हैं, या उस प्रेशर में अगर आप या उनके इन्फ्लुएंस में आके सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो फिर उनका इन्फ्लुएंस मैटर करता है। तो जब वो नेगेटिव बोलेंगे तो आपको मैटर करेगा, लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं कि आपको एग्ज़ाम क्यों देना है, उनके बेसिस पे आप एग्ज़ाम देने हैं।
वही उनके बेसिस पे आप अपना ओपिनियन फॉर्म कर रहे हैं, तो फिर उनके बेसिस में आप फेलियर भी हो जाओगे और फिर आप शायद ऐसा कुछ कमिट करोगे चीज़ें। तो वो क्लैरिटी हर एस्पिरेंट को होना बहुत ज़रूरी है कि आप क्यों इस एग्ज़ाम में किस लिए आ रहे हैं। ट्रू सर। दूसरी मैम, मुझे ऐसा लगता है कि मेंटल हेल्थ के लिए हमें थोड़ा सा और जागरूक और अवेयर होना पड़ेगा। उसके लिए आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे ट्रेन करते हैं, जैसे रात को सोने से पहले जस्ट एक बार ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना अपने लव वंस को, वो सब लिखना, एक जर्नल लिखना टू मेक सेंस ऑफ योर फीलिंग्स। सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए आप सुबह उठ के जो आप टारगेट्स बनाते हैं डेली का, कि मेरा डेली का दिन कैसा होगा, वो टारगेट्स पे टुवर्ड्स द एंड रिफ्लेक्ट करना है कि डेली वो जो टारगेट्स थे वो हुए कि नहीं हुए, फिर उसके बेसिस पे अपने टारगेट और रियलिस्टिक करना और उस पर रिफ्लेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। हमेशा किसी भी अपने लव वन से टच में रहना, घर वालों से बात करते रहना, किसी दोस्त से बात करते रहना, वो बहुत ज़रूरी है। तो अपनी मेंटल और हाँ, सोशल मीडिया और इन सब से दूर रह के आप रियल कनेक्शंस बनाइए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे ऐसा लगता है। तो थोड़ा सा कुछ अच्छी किताबें पढ़ते रहना, रात को 10 पेजेस ही पढ़ना, लेकिन कुछ पढ़ते रहना, तो वो सब चीज़ें थोड़ा सा मेंटल हेल्थ के लिए बेटर होती है। सर मेडिटेशन वगैरह आपने किया है कभी? मेडिटेशन मैम, मैं प्राणायाम करता था जब तैयारी करता था, प्राणायाम के साथ थोड़ा सा मेडिटेशन कर लेता था ड्यूरिंग, लेकिन जैसे जैसे मेंस आता है तो फिर वो टाइम बचता नहीं है, फिर भी आई थिंक वो हेल्प करता है। मैं अगर मेडिटेशन और प्राणायाम आप करेंगे या थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे, जिम जाएंगे, तो फिर इट डज हेल्प। सो ये काफ़ी अच्छी टिप्स आपने दिए, मतलब एक मेंटल वेलबींग के लिए काफ़ी ज़रूरी भी है जी, कि आप अपने ब्रेन को, क्योंकि जैसे जैसे हम स्टोरेज ज़्यादा करते जाते हैं उसमें कचरा भी भरते जाते हैं, तो उसको भी थोड़ा हटाते जाएं साइड, और उसके बाद अच्छी चीज़ें भरते जाएं, और डेली अपने मेंटल वेलबींग में, मतलब बहुत ज़रूरी है जी। इस जर्नी में मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इस जर्नी में सारे के सारे आपको ये बता देंगे कि आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए, ये बुक्स हैं, इसके बाद आपका तो सीधा आईएएस का सपना पूरा हो जाएगा। पर ये चीज़ पे कोई बात करने को तैयार ही नहीं है कि एक मेंटल वेलबींग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये छोटी जर्नी नहीं है, बहुत लंबी जर्नी है। जी, ये वही स्प्रिंट नहीं है, मैराथन। इस पे मैम एक छोटा सा चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। एक कंसेप्ट होता है सर्वाइवरशिप बायस का। जी। तो ये कंसेप्ट कैसे इवॉल्व हुआ कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था जी। तो जो एलाइड फोर्सेस थी अमेरिका यूके वाली, वो अपने प्लेन भेजते थे जर्मनी में बॉम्ब करने के लिए जी। और जो प्लेन्स वापस आते थे उसमें देखते थे कि कहाँ कहाँ हिट हुई हैं गोलियाँ या मोटार्स वगैरह, और उसके बेसिस पे वो लोग अपने प्लेन्स को और ज़्यादा सिक्योर बनाते थे। तो हर बार कुछ प्लेन्स गए, वापस आए, फिर जो वापस आए उनको देखा, उन पर इम्प्रूवमेंट किया, बट फिर भी कैजुअलिटीज़ रुक नहीं रही थी। तो बाद में किसी ने ये बताया कि आप जो डेटा आपका है वो सिर्फ उन्हीं प्लेन्स का है जो वापस आ रहे हैं, जो वहाँ पे हिट कर रहे हैं और जो गिर रहे हैं उनका तो डेटा है ही नहीं। तो आप वो एरियाज प्लेन के कवर नहीं कर रहे थे जिस पे हिट होके वो क्रैश हो रहे थे, इसीलिए क्रैश बढ़ता जा रहा था। तो डेटा जो था वही फ्लॉट था। अभी आप यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे जब आप देखेंगे तो आप उन्हीं को देखेंगे जो क्वालिफाई कर चुके हैं एग्ज़ाम, बट ऐसे हज़ारों लोग हैं जो नहीं कर पाए क्वालिफाई एग्ज़ाम, और शायद वो भी वही स्ट्रैटेजीज फॉलो कर रहे थे, वही सेम तरह से मेहनत कर रहे थे, कम या और ज़्यादा केपेबल थे। बात कहने की ये है कि किसी भी इंसान का जो व्यूज़ हैं उसे गॉस्पेल या उसे अल्टीमेट ट्रुथ, परम सत्य मान के तैयारी करना बहुत गलत है। आप सबको समझें, फिर अपने बेसिस पे अपने हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी डिवाइस करें, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ्स और आपका जो कैपेबिलिटी है वो आपको पता है बेस्ट। कोई इंसान बहुत ज़्यादा शार्प है, वो 2 घंटे में पढ़ लेता है, आपको उसे समझने में 4 घंटे लगते हैं। कोई बात नहीं, आप उतना एक्स्ट्रा मेहनत करिए, इस अटेम्प्ट नहीं नेक्स्ट अटेम्प्ट तक आप उस लेवल तक पहुंच जाएंगे। एग्जैक्टली, हर किसी की कैपेबिलिटीज जी, अलग होती है और तो, अलग वो मतलब कि जी, तो ये जो कल्चर है फ़ैन बनने का और किसी को सेलिब्रिटी मान लेने का या वो करने का, ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जो क्वालिफाई करके अगली बार प्रीलिम्स नहीं निकाल पाते हैं, और उसमें उनकी कैपेबिलिटी का भी क्वेश्चन नहीं है। इट्स जस्ट कि नेचर ऑफ द एग्जाम ऐसा है कि कुछ ही लोग सेलेक्ट होंगे। सर इसमें एक लक फैक्टर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बहुत बड़ा लक है। तो इसलिए पहले तो किसी को सेलिब्रिटी नहीं मानना है, किसी की बात को गॉस्पेल या परम सत्य लेके नहीं चलना है। आप अपने हिसाब से अपनी तैयारी करिए, वो ज़्यादा हेल्प करेगा। दूसरा, जो भी लोग बोलते हैं, देखिए हर कोई जो बोल रहा है ना वो अपने बैकग्राउंड से है, उनके लिए क्या काम किया। कुछ टीचर्स हैं जो उनका अपना मॉडल है, बिजनेस मॉडल है, या उनके अपने एक्सपीरियंस है, आपका अपना एक्सपीरियंस है। जी सर। तो उस पर मेंटल हेल्थ पे बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बच्चे जो एस्पिरेंट्स हैं वो सब यही देख देख के उन्हें इतना ग्लैमराइज हो जाता है, इतना प्रेशर बन जाता है कि उन्हें लगता है कि यार ये नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं है। सिविल सर्विसेज के अलावा भी बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा रैशनल हमें होना पड़ेगा इन सब चीज़ों के लिए। सर अब आप बच्चों को, मतलब एस्पिरेंट्स को
क्या एक ऐसी चीज़ बताना चाहेंगे कि जिससे उनको लगे कि हाँ ये जर्नी बहुत ही अच्छी है, इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, और यूपीएससी में अगर आप आ रहे हैं तो एक ऐसा माइंडसेट लेकर आएँ कि आपके प्रीलिम्स, मेंस या इंटरव्यू में आपकी कोई रुकावट भी ना आए? मैम जर्नी तो बहुत ब्यूटीफुल है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप बहुत सी अलग चीज़ें सीखने को मिलती हैं अगर सर। आप इसमें सिंसियरली पढ़ेंगे तो 100% आप ग्रो करेंगे एज एन इंसान, एज एन एकेडमिक एंड एज एन एस्पिरेंट ऑल्सो। बट हमें बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हम इस प्रोसेस में इम्प्रूव कर रहे हैं कि हम स्टैग्नेट हो रहे हैं। जी सर। अगर हमारे अंदर वो क्लैरिटी है कि हमें ये चीज़ अचीव, यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्यों अचीव करना चाह रहे हैं, हम क्यों आए यहाँ पे, तो कुछ अगर फेलियर्स होंगे भी, सेटबैक्स होंगे भी, तो वो जो हमारा वाई है, क्यों हम यहाँ पे आए, वो हमारा एंकर होता है जिसके बेसिस पे हम अपने एफर्ट्स स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। फेलियर्स के बाद भी हम वापस उसी पेस से हम वापस प्रिपरेशन में आ सकते हैं अगर वो एंकर हमें क्लैरिटी है उस एंकर की। तो इस जर्नी में अगर आपको लगता है कि आप इम्प्रूव कर रहे हैं, और ये इस जर्नी का मैं बता दूं कि इसमें दूसरों से कंपेयर करके आप कभी नहीं जान सकते कि आप इम्प्रूव कर रहे हैं कि आपको नहीं। सेल्फ ग्राफ देखना होता है। आपको खुद को देखना होगा, आप लास्ट जी अटेम्प्ट में सर। कैसे थे, लास्ट मंथ क्या थे, आज क्या है, कल कैसे होंगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इम्प्रूव कर रहे हैं तो प्लीज़ कंटिन्यू ऑन द सेम ट्रैक। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, इम्प्रूव आप नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ब्रेक लीजिए और कॉन्टेम्पलेट करिए कि क्या आप सैचुरेट हो चुके हैं, क्या कुछ और प्लान भी देखना है, या इनर्शिया के आप इनर्शिया से सफ़र कर रहे थे, ब्रेक लीजिए, थोड़ा बाहर मिल के आइए, दोस्तों से घूम के आइए 10-15 दिन, और फिर थोड़ा सा उस पर रिकैलिब्रेट करिए कि इसमें कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। जी। जर्नी इज़ वेरी ब्यूटीफुल बट द नेचर ऑफ द एग्जाम इज़ टफ। उसमें 0.01% क्लियर करते हैं, दैट्स अ रियलिटी। तो इसमें आप अपना 100% दीजिए, इंप्रूवमेंट जहाँ तक हो रहा है करिए, लेकिन ये नहीं कि इस बार अगर वो क्लैरिटी नहीं है, अगर आपका जैसे एम है कि मान लीजिए मुझे गाड़ी चाहिए या पावर चाहिए, 4 लोग आगे पीछे घूमे, तो एक ऐसी गाड़ी जिसमें बत्ती हो और सारे टाइम वो ये साइरन आपका देती मैम एंड गेम नहीं हो सकता कभी भी ट्रू लाइफ सर, ये कभी नहीं हो सकता है। कि आप अगर जिस दिन आप सिविल सर्वेंट बन गए उस दिन ये आपको मिल जाएगा, फिर उसके बाद क्या करेंगे आप? 25-30 साल आपको देने हैं अभी सिविल सर्विसेज में। ट्रू सर। तो आपका एम अगर यही था तो वो तो फुलफिल हो गया, फिर आप क्या करेंगे? तो वो चीज़ इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। आप सिविल सर्विसेज में कुछ काम कर रहे हैं तो ये चीज़ें मिलेंगी आपको साथ में, बट ये एंड गोल नहीं हो सकता किसी भी का। तो अगर ये एंड गोल रहेगा तो आप फिर पहले साल आपने कुछ देखा, फिर मार्केट में कुछ नया आया, आपने वो ट्राई कर लिया, फिर कोई नया मटेरियल आ गया, उस पर ट्राई कर लिया, तो आपकी प्रोसेस तो पहले ही चली गई। फिर तो आप हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं एकदम ब्लाइंड कि जो चल गया चल गया, जो नहीं चला नहीं चला। तो वैसे फिर जर्नी बहुत ही परेशानी वाली और बहुत ही दुखद भी हो जाती है। तो वैसा नहीं करना है आपको, एक क्लैरिटी चाहिए कि इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, वो क्लैरिटी है तो फिर इसी से पता चलता है आपके एथिक्स में कितने अच्छे मार्क्स क्यों आ रहे हैं। नहीं मैम, उसमें एग्ज़ाम में नहीं आ रहे थे मेरे, पिछले उसमें 95-96 के अराउंड रहते थे, इस बार अराउंड 120 आए हैं, तो उसमें काम किया है उस। मेरे हिसाब से सर एथिक्स जो है ना, हमें अपनी पूरी एजुकेशन में ही शुरुआत से ही डाल देनी चाहिए। जी, आई फुली एग्री। वो सब यहाँ पे आके पता चला, वो सब चीज़ें एग्जैक्टली जो हमें यहाँ पे आके पता चला कि यहाँ पे अच्छा एक एथिक्स भी होता ये है। होता है, ये सब टॉपिक होते हैं। मोरालिटी इज समथिंग वेरी कॉन्क्रीट, एथिक्स इज समथिंग वेरी कॉन्क्रीट। थिंकर्स में उसमें काम किया, सब नहीं पता था। इंजीनियरिंग वगैरह में तो ये सब बताते नहीं है। सर आप हमेशा एक गेम थ्योरी की बात करते हैं कि ये गेम है जी यूपीएससी। जी। सर ये गेम आप प्लीज एक बार एक्सप्लेन करिए। मैं साइमन साइनेक करके एक मोटिवेशनल स्पीकर है, उनसे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, उनके टॉक से, उनसे मैं सीखा हूँ। तो वो एक गेम थ्योरी की बात करते हैं जिसमें वो बताते हैं कि 2 टाइप के गेम्स होते हैं जी। एक होता है हमारा फाइनाइट गेम और एक होता है इनफाइनाइट गेम। ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स गेम थ्योरी से लिंक्ड है, बट पूरी तरह लिंक नहीं है, तो मैं भूलता नहीं उसे। तो फाइनाइट गेम वो होता है जिसमें आप जानते हैं कि आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है, आप ड्यूरेशन ऑफ द गेम जानते हैं। ट्रू। और उसमें आप अपने कॉम्पिटिटर्स को हराने के लिए खेलते हैं। तो अगर आपको कॉम्पिटिटर्स पता है, ड्यूरेशन पता है, तो आप अगर बाय द रूल्स खेलेंगे तो आप मोर ऑफन देन नॉट यू विल एंड अप गेटिंग सक्सेसफुल। ट्रू। एक होता है इनफाइनाइट गेम जिसमें आपको नहीं पता होता है कि आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है, एक नहीं पता होता है ड्यूरेशन ऑफ द गेम, और उसमें आप अगर कॉम्पिटिटर्स को बीट करने के लिए नहीं खेलते हैं, आप सर्वाइव और इम्प्रूव करने के लिए खेलते हैं। जी सर। टू इम्प्रूव योर सेल्फ इन द प्रोसेस। प्रॉब्लम तब होती है जब कोई फाइनाइट गेम का प्लेयर इनफाइनाइट में आता है तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि वो नेचर ऑफ द गेम डिफरेंट है। ऐसे ही कोई इनफाइनाइट प्लेयर अगर फाइनाइट गेम में आएगा तो नेचर ऑफ द गेम डिफरेंट है। सिविल सर्विसेज और हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसको भी कहीं ना कहीं मैं लिंक करता हूँ फाइनाइट और इनफाइनाइट गेम से।
से फॉर एग्जांपल जेई का एग्जाम है, उसमें हमें पता होता है कि हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन है, साइंस स्टूडेंट्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले। जी सर। नीट है, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले को लिमिटेड अटेम्प्ट्स होते हैं, 2 या 3 अटेम्प्ट्स, और उसमें आपको अगर कंसेप्ट्स वगैरह पता है अच्छे से, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज है, तो फिर मोर ऑफन द नॉट अगर आप उसमें मेहनत करेंगे तो यू विल एंड अप सक्सेसफुल, क्योंकि उसमें इंस्टीट्यूट्स भी बहुत सारे हैं। इंजीनियरिंग आप कहीं और भी आईआईटी नहीं हुआ तो और भी इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं, नीट में भी। यूपीएससी में थोड़ा सा ट्रिकियर है, क्योंकि इसमें आपको ये नहीं पता होता कि आपके कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं। कॉम्पिटिटर्स किसी भी फील्ड से आ सकते हैं, लिटरेचर से लेके मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, फिलोसफी स्टूडेंट्स, आर्ट स्टूडेंट्स, कॉमर्स स्टूडेंट्स, हर कोई होता है ना, डॉक्टर्स। इसमें रूल्स ऑफ द गेम भी नहीं पता होती, यूपीएससी चेंज कर देता है। और तीसरा कि अगर आप इसमें कॉम्पिटिटर को बीट करने के लिए खेलेंगे तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा खुद को। तो प्रॉब्लम ये होती है कि जब कोई फाइनाइट प्लेयर का बंदा आ जाए, आईआईटी बॉम्बे से कोई आया और वो यूपीएससी में आ गया, तो कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि इसका नेचर ऑफ द एग्जाम इज़ डिफरेंट। और मैंने ऐसा देखा है कई बहुत ही ब्रिलियंट, जैसे आपने आईएम का नाम लिया था, मेरे दोस्त हैं कुछ आईएम से जो इसमें आए थे एग्ज़ाम में, आईआईटीज़, बहुत ही एम्स और बहुत ही रेप्यूटेड सीएज, लॉयर्स जी सर आते हैं यहाँ पे, अटेम्प्ट करते हो, कई बार अनसक्सेसफुल रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें कैपेबिलिटी भी तो कमी नहीं है ना मैम, क्योंकि वो बट कहीं ना कहीं माइंडसेट की कमी रहती है। उदाहरण के लिए मैं आपको वियतनाम और अमेरिका का एग्जांपल दूंगा। अमेरिका जब वियतनाम आए थे, अमेरिका जब तालिबान गया था, तो फाइनाइट गेम खेल रहा था, उसे उनको कुछ लिमिटेड ड्यूरेशन में हराना था जी, और वो उसे हराने के लिए खेल रहा था। तालिबान और वियतनाम सर्वाइव करने के लिए खेल रहे थे, उन्हें बस सर्वाइव करना था, इम्प्रूव करना था, तो वो इनफाइनाइट गेम खेल रहे थे। तो अंत में फ्रस्ट्रेट हुआ यूएस और जीत हुई वियतनाम और तालिबान की, विदाउट गोइंग इनटू द स्पेसिफिक्स ऑफ कौन सही है कौन गलत है। तो यूएस जो है वो फाइनाइट गेम खेल रहा था, और ये कंट्रीज़ वियतनाम और तालिबान इनफाइनाइट गेम खेल रहे थे, तो इसलिए वो जीते। तो जब आप सिविल सर्विसेज यूपीएससी में आ रहे हैं तो प्ले एन इनफाइनाइट गेम, यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ, खुद से कंपटीशन करें, बी प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट इट कैन चेंज एनी टाइम। इसमें इम्प्रूवमेंट गॉज करने का तरीका यही है कि आप कैसे इम्प्रूव, आप कल क्या थे, आप लास्ट अटेम्प्ट में क्या थे, आप लास्ट साल क्या थे, वही एक क्राइटेरिया हो सकता है। आपको अपना ग्राफ ऊपर जी। और पहलू ये है कि ये इनफाइनाइट गेम शायद इसलिए है क्योंकि हम जो काम करने जा रहे हैं एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, वो शायद इनफाइनाइट नेचर का है मैम। आप क्योंकि जब आप किसी डिस्ट्रिक्ट को संभालेंगे तो आप को रूल्स ऑफ द गेम कई बार नहीं पता होते हैं, आपको एन नंबर ऑफ चैलेंजेस आएंगे, और आपको जो डिसीजंस लेने हैं वो जो लास्ट पर्सन लाइन में उसको देख के लेना होता है ना जी। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स हैं, पॉवर्टी, फ्रेटर्निटी, पॉवर्टी हटाना, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, है ना, लिबर्टी, तो अभी नियर फ्यूचर में वो आ जाएंगे, हम नहीं बोल सकते। हम यही बोल सकते हैं कि हम उनकी तरफ जो बढ़ रहे हैं वो हम अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं कि हम 1947 में कहाँ थे, हम 1991 में कहाँ थे, हम आज कहाँ हैं, और हम 2047 में कहाँ होंगे। तो अपने पेस पे एज ए कंट्री हमें अपने पेस पे चलना है। आप किसी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो आप अगर किसी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के डीएम या एसपी या कुछ ब्यूरोक्रेट हुए और आप किसी और डिस्ट्रिक्ट से कंपेयर करेंगे, कोई मेट्रो से या किसी टायर 2 सिटी से, तो आप कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो वो चीज़ ना करके आपको अपनी पेस पे चलना है। और कोई चैलेंज अगर आता है, मान लीजिए कोई डिजास्टर आ गया, कम्युनल राइट्स आ गया, तो फिर से आपको रीसेट करना पड़ेगा, आपको वो सब चीज़ें हटा के फिर से अटेम्प्ट देना पड़ेगा इम्प्रूवमेंट के लिए, जो यूपीएससी में भी हम करते हैं। कोई सेटबैक आया तो हमें करना पड़ता है। तो शायद हमारा नेचर ऑफ जॉब ऐसा होगा जो इनफाइनाइट नेचर का होगा, इसलिए ये एग्जाम प्रोसेस भी इनफाइनाइट नेचर की। तो ये पूरा जस्ट है गेम थ्योरी का, जो मेरे को जब क्लैरिटी मिली तो आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट टू अदर्स आल्सो। सर काफ़ी सारी डिटेल आपने इन्फॉर्मेशन एस्पिरेंट्स के लिए दी है, काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी के साथ, और कोई भी एक जिसे कहते हैं ना एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ, कोई फिल्टर नहीं था कि जो मिथ्स बताई कि जैसे 20 आवर्स वाली स्टडीज़ वगैरह और ये सब चीज़ें आपने बहुत क्लैरिफाई की। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच मैम, दैट वाज रियली नाइस टॉकिंग विद यू। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।